पीटीआई का झंडा है और नारे लगा रहे हैं और पुलिस एहलकार वहां पर आता है, उनको रोकता है और बच्चों के सामने वो बाइक की चाबी निकाल कर ले गया। तुम्हारे बाप की ये बाइक थी कि जो तुम उठाकर इसकी चाबी ले गए हो? पीटीआई के लोग निकले थे एहतजाज करने के लिए अभी ये इतवार के रोज, तो उनके हाथ में कौन सी बंदूकें थी जो आपने वहां पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस भिजवा दी? क्या कोई नशा किया हुआ था आपने? सस्ता नशा किया हुआ था? मफाद परस्त लोग होते हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। मरीम नवाज को जो है उन्होंने कौन सी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से, बरतानवी यूनिवर्सिटी से, कनेडियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने या किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है फाइनेंस में, क्या पता है उनको? आप उनको वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब को बताएं क्या डिग्रीज हैं, क्या क्वालिफिकेशंस थी, क्या उनका मयार क्या था? अली अमीन गंडापुर आपको वैसे खड़कता है, चुपता है, तगड़ा आदमी है, डट कर खड़ा है। फरीदा फारूकी ने, किरण नाज ने, वकार सत्ती ने, अमार मसूद ने, इन सब ने ये ट्वीट किया और एक ही मतलब यार किसी ने कहा है ना, भेजा है कि यार कर दो तो भाई, जुमले तो तब्दील कर दो। आपने मानना ही नहीं है कि यार आप केपीके में बुरी तरह से हार गए। अपने पिछले दिन वो ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें वो कह रहा है कि हाँ जो मैंने कह दिया वो हदीस है। ये देखें तस्वीरें सहाफ़ियों की, इन सहाफ़ियों को उन्होंने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। धमकी दे देंगे, धमकी देकर उनसे कहेंगे कि जी आप बैठ जाएं और कह देंगे जी ठीक है यहाँ से PMLN का कैंडिडेट जीत गया है। क्या पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी और पूरे मुल्क में क्या दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज किया गया? अनवारुल्लाह काकड़ साहब, मुबीन आरिफ का इंतखाबी निशान था रेडियो, इसको पीटीआई की टिकट दे दी गई। वो खुद गायब हुआ है, लालची आदमी, वजारत मांग रहा है और ये नून लीग में जाने का फैसला कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और अहम वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ और शुरू में ही आपके सामने रख दूंगा वो इन्फॉर्मेशन, और उसके अलावा साथ साथ आगे बढ़ते हुए कुछ और मज़ीद मालूमात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये आरओज़ की मैं बात कर लूँ और मैं डेली ये बात करता रहूँगा। जब भी वीलॉग करूँगा मेरी कोशिश होगी सबसे पहले मैं इन आरओज़ की बात करूँ कि जितने भी आरओज़ हैं जिन्होंने ये फॉर्म 47 के तहत नतीजे निकाले हैं और ये आरओ इलेक्शन हुए हैं, इन तमाम आरओज़ के चेहरे जहन में रखिए, इनके नाम जहन में रखिए और आपने इनको भूलना नहीं है, क्योंकि इन तमाम आरओज़ के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमें इस अनसर्टन सिचुएशन में डाला है। जो पिछले 2 साल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो जो आगे आने वाले दिनों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उससे कई गुना ज़्यादा होनी है जो पिछले 2 साल में थी। तो लिहाजा इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? यही आरओज़ हैं। इनकी बदनीयती, इनकी नालायकी इसका नतीजा है और इनकी मिली भगत इसका नतीजा है, और इन्होंने अवाम के वोट पर डाका मारा है। ये डकैत हैं, ये आरओज़, ये सरकारी आरओज़ डकैत हैं। तो इन डकैतों के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आप आर्टिकल 6 के अंदर शामिल कर लें कि जो अब तक बिल्कुल खामोश हैं, पर्दे में हैं। वो कल किसी ने क्या खूबसूरत बात की थी कि वो पर्दे में हैं, तो उनका तो यही हिसाब हो गया ना कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा अगर उठ गया तो राज खुल जाएगा, तो राज खुल जाए तो अच्छा है क्योंकि कौम राज जानना चाहती है। अच्छा जी, मैंने कल आपको वीलॉग में कहा था कि ये जितने भी बड़े नाम हैं ना PMLN के जो अपने अपने हलकों में हारे हैं, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, शेख रोहेल असगर, फिर इसी तरीके से और भी इनके बड़े नाम हैं, जावेद लतीफ़ जो हारे हुए हैं, इन तमाम हलकों में आपने नज़र रखनी है। क्योंकि अब ये कहा जाता है ना PMLN की तरफ से कि जी अगर धांधली हुई होती, धांधला हुआ होता तो हम इनको ना जितवाते, राना सनाउल्लाह हम इनको ना जितवाते, हमने इनको क्यों नहीं जितवाया? तो देखिए उन हलकों में PTI के कैंडिडेट्स को जीतने दिया गया है कि जहां पर कुछ पहले से ही मामलात चल रहे थे। आप देखिए वो लाहौर का हलका NA 121, वसीम कादिर वहां से जीता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उस शख्स ने अपने मुंह पर कालक मल ली। वो इतना झूठा आदमी है कि उसने इलेक्शन से पहले ये कहा कि जी मैं जीतने के बाद इमरान खान का वफादार रहूंगा। उसको तो कोई जानता ही नहीं है, उसको तो लोगों ने जा जाकर घरों से निकल कर एफर्ट्स करके वोट डाले हैं इमरान खान के नाम के। तो उसमें तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है। पहले उसने टिकट खरीदी पैसे देकर, फिर उसके बाद उसने पैसे मजीद पकड़े और सैफुल मलूक खोखर, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जी आपने बंदे घेर घेर के लेकर आने हैं, खरीद कर लेकर आने हैं, खरीद के लाओ, धमका कर लेकर आने हैं, धमका कर लेकर आओ। तो वो ये बंदे इकट्ठे कर करके PMLN के कैंप में लेके जा रहा है। तो वसीम कादिर उसी तरीके से गया और उस शख्स ने तो अपनी हमेशा हमेशा के लिए सियासत को वाड़ के रख दिया है। दूसरी तरफ हल्का NA 78, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझ तक आई है मेरे ज़राए से, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि NA 78 से मुबीन आरिफ नामी उम्मीदवार था, जिसके बारे में मैं पहले भी वीलॉग्स में बात कर चुका हूँ। खुर्रम दस्तगीर PMLN का एक बड़ा नाम, ये यहाँ से NA 78 से हारे हैं मुबीन आरिफ से। मुबीन आरिफ का इंतखाबी निशान था रेडियो। इसको टिकट किस तरीके से मिली?
इसको टिकट इस तरीके से मिली कि यहां पर कोई और उम्मीदवार नहीं था पीटीआई का, तो इसने जाकर कहा कि मुझे पीटीआई की टिकट दे दें, तो लिहाजा इसको पीटीआई की टिकट दे दी गई। इसको नौजवानों ने जाकर पीटीआई के नाम का वोट डाला है। पिछले 3-4 दिन से यह आदमी ड्रामे कर रहा है और कह रहा है कि जिसके घर वाले कह रहे हैं कि उसको गायब कर दिया गया है, वो अगवा हो गया। कोई अगवा नहीं हुआ है, वो खुद गायब हुआ है, लालची आदमी। वो आदमी एहसन इकबाल, जिनका ताल्लुक नारोवाल से है, नारोवाल में उनके पास है पिछले 3 दिनों से। सैफुल मलूक खोखर के साथ, यहाँ पर भी सैफुल मलूक खोखर के साथ इनकी बातचीत चल रही है, मुज़ाकरा चल रहे हैं, वजारत मांग रहा है और ये नून लीग में जाने का फैसला कर चुका हुआ है। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर उम्मीदवार होंगे या नवाज शरीफ जो भी होंगे, पीएमएलएन की तरफ से उनको वोट भी देगा। और ये वो आदमी है कि जिसके वालिद ने एक दफ़ा, और इनके आपस में ना खुर्रम दस्तगीर के साथ कारोबारी मामलात भी हैं, इनके वालिद ने एक दफ़ा प्राडो भिजवा दी खुर्रम दस्तगीर के घर और बाहर जाकर खड़ी कर दी और कहा कि जी ये लें पकड़े चाबी और हमें आप बराए मेहरबानी पीएमएलएन का टिकट दे दें। तो खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इस तरह के ये होते हैं लोग, मफाद परस्त लोग होते हैं जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं कि जी इमरान खान तो अब आएगा ही नहीं, इमरान खान की कहीं पर कोई बात सुनी नहीं जानी, तो इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, इमरान खान दोबारा मुंतखब नहीं होगा, इमरान खान की कभी दोबारा हुकूमत नहीं बनेगी। तो इन्होंने ये देखते हुए एक वक्त में इन्हीं 2 सालों में जाकर जी वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी कि हमें आप किसी तरीके से टिकट ले दें। तो खुर्रम दस्तगीर ने आगे से ये कहा था कि जी अभी आपका वक्त है, अभी आपको टिकट नहीं मिल सकती है। तो ये आदमी मुबीन आरिफ पक्का नून लीग में जा रहा है, NA 78 से ये जीता है, पीटीआई की टिकट पे जीता है, पीटीआई का वोट पड़ा है। कोई दुनिया का बंदा इसको नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। इसको वोट पड़ा है सिर्फ इस वजह से कि ये पीटीआई का कैंडिडेट था। दूसरी तरफ जी यहीं पर रिजवान असलम भट्ट, ये जो नीचे इसके प्रोविंशियल सीट थी ना, वो पीटीआई हारी है। क्यों हारी है? रिजवान असलम भट्ट वहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार था पिछले इलेक्शंस में 2018 में, अच्छे वोट पड़े थे। इस दफ़ा फिर उसने टिकट के लिए अप्लाई किया रिजवान असलम भट्ट ने, लेकिन यहाँ पर ताहिर मजीद खान को टिकट दे दी गई। ताहिर मजीद खान से पहले रिजवान असलम भट्ट का फैसला हुआ, फिर वो फैसला रिवर्स हुआ, ताहिर मजीद को मिली, फिर उसके बाद रिवर्स हुआ, रिजवान असलम भट्ट को गया, फिर रिवर्स हुआ, ताहिर मजीद खान को गया। और आखिर में ताहिर मजीद खान भी कंटेस्ट कर रहा था पीटीआई की तरफ से और रिजवान असलम भट्ट भी था, और दोनों को वोट पड़े हैं, एक दूसरे के वोट उन्होंने तोड़े हैं। और वोट अगर इन दोनों के आप जमा करें तो उतने ही वोट बनते हैं, बल्कि ज़्यादा बनते हैं कि जितना कि जीतने वाला पीएमएलएन के उम्मीदवार को यहाँ से पड़े हैं। और ताहिर मजीद खान को टिकट पीएमएलएन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट मिली है या जो हिमायत मिली है वो सरदार लतीफ़ खोसा के कहने पर मिली है। ये बातें आपने जहन में रखनी है, क्योंकि ये बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा रहें, और ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है जो सोर्स से मुझे मिली है और मैं इस पर कायम हूं जो मैंने आपको अब तक इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरीके से जी अली अमीन गंडापुर साहब जो अब नामजद हो गए हैं केपीके के लिए कि जी केपीके से सीएम अली अमीन गंडापुर साहब होंगे, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा बेहतरीन फैसला है। और ये फैसला बेहतरीन फैसला इस तरह से है कि वहाँ पर एक तगड़ा बंदा चाहिए जो डट कर खड़ा हो जाए, मुकाबला करे। कहा जा रहा है ना कि जी एक तरफ उस्मान बुज़दार और एक तरफ अली अमीन गंडापुर, ये है आपका विज़न। तो जनाब आप बताएं आपका विज़न क्या है? आप कहते हैं जी क्या क्वालिफिकेशन है, कहते हैं जी उसको फाइनेंस का क्या पता है, उनको सेहत का पता है, उनको रेवेन्यू का पता है, उनको फलां का पता है, ढमकान का पता है। तो ये बताएं मरीम नवाज़ को जो है उन्होंने कौन सी डिग्री ली है, कौन सी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से, बरतानवी यूनिवर्सिटी से, कनेडियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने, या किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है फाइनेंस में या रेवेन्यू में या कानून में या सेहत में, क्या पता है उनको? आप उनको वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब को बताएं क्या डिग्रीज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस थी, क्या उनका मयार क्या था। और इसी तरह से आप देखिए कि महमूद खान थे पहले और परवेज़ खड़क थे, उनका क्या मयार था। तो ये बातें ना करें आप। अली अमीन गंडापुर आपको वैसे खड़कता है, चुपता है, तगड़ा आदमी है, डट कर खड़ा है, उसने बदमाशी गुंडागर्दी बर्दाश्त की है, उस पर जुल्म भी हुए हैं और उसको रुपोश रहना पड़ा। और अली अमीन गंडापुर को अगर नामजद कर दिया गया है तो वो वहाँ पर एक बंदा चाहिए जो डट कर खड़ा हो, वफादार बंदा चाहिए जो केपीके को संभाले और फस्तायत का मुकाबला करे। तो लिहाजा एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर एज द सेइंग गोज़। और दूसरी बात जो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं, या जो अभी पीएमएलएन के जितने भी हैं बगल बच्चे, वो एक कैंपेन चला रहे हैं कि जी बदजुबान है और बद किरदार है, ऐसा है वैसा है। तो अगर आपको ज़रा सुनना ही है ना, ये जो आप बदजुबानी की बात करें तो ये क्या बदजुबानी नहीं है? ज़रा सुने, ज़रा गौर से सुनिएगा, सुने। मंशियात का आदी मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी नशा करके बेसुध पड़ा होता है, बदकिरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन जी नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बदतहजीब शख्स, शयूं का पता ही ना कहां पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात जगह
अब आप कहते हैं कि जी बदजुबान है अली अमीन गंडापुर, तो ये क्या है जिसमें वो कह रही हैं बद किरदार, बदजुबान, नशई, नशइयों का पता होता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में पड़े हुए होते हैं, उल्टे मुंह पड़े हुए होते हैं। तो क्या ये बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरी गुफ्तगू है? क्या ये मयारी गुफ्तगू है? इसको क्या हम अपने नसाब में डाल दें? इतनी साफ़ सुथरी गुफ्तगू है जो कि मरीम नवाज़ साहिबा ने की हुई है। तो लिहाजा ये बातें छोड़ दें, इन बातों का ना सर है ना पैर है, कोई अकल से काम लें। अपना मजाक क्यों उड़वा रहे हैं, अपना तमाशा क्यों लगवा रहे हैं? और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जी KPK में जमात इस्लामी के साथ वो जाएंगे, लेकिन अब मुझे वहाँ पर भी डाउट हो रहा है क्योंकि PK 20 एंड 21 है बाजोड़ का, वहाँ से जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट जीते हुए थे प्रोविंशियल सीट पे, वो रिज़ल्ट तब्दील हुआ है, वहाँ से PTI के कैंडिडेट जीत गए हैं। तो इस तरह तो KPK से फिर जमात इस्लामी का कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो कि सूबाई असम्बली KPK तक पहुँचा हुआ हो। तो जमात इस्लामी के साथ KPK में जो अलाइंस का अनाउंस हुआ है और मरकज़ में और पंजाब में MWM यानी कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ हुआ है, अब ये एहतजाज, ये इसका अलाइंस का अनाउंस हुआ है। अब देखते हैं कि किस तरह जाता है, क्योंकि KPK में मुझे लग रहा है कि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर शायद ये इस तरीके से ना हो सके जो कि KPK का मामला है। इसी तरीके से जी ये इस सूरत हाल को लेते हुए जब अली अमीन गंडापुर का ऐलान हुआ तो कुछ मखसूस सहाफ़ी हजरात हैं, और मतलब मैं कहता हूँ यार अकल करनी है ना तो नकल करनी है तो उसके लिए अकल इस्तेमाल करो यार। मतलब इस तरह से अकल से बिल्कुल पैदल हो, यहाँ क्या भूसा भरा हुआ है दिमाग में, क्या काम नहीं करता है, हवा भरी हुई है, कुछ थोड़ा सा निकल के हवा लगा लिया करो दिमाग को यार। मतलब दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, मतलब लोग डंगर नहीं हैं, लोगों को अच्छे और बुरे की अब तमीज़ है, पता है लोगों को कि कौन कहाँ है, कितने पानी में है। ठीक है, ये ट्वीट जी सब ने इकट्ठी की है, ये गरीदा फारूकी ने, किरण नाज ने, वकार सत्ती ने, अमार मसूद ने, इन सब ने ये ट्वीट किया। और एक ही मतलब यार किसी ने कहा है ना भेजा है कि यार कर दो तो भाई जुमले तो तब्दील कर दो, वही जुमले आपने कॉपी पेस्ट मार दिए हैं। KPK में भी इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक KPK में आरोज ने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा टर्न आउट इंतहाई मशकूक है। इलेक्शन कमीशन और मुतलका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो ये तमाम इन लोगों ने इकट्ठी ट्वीट्स की हैं कि जी KPK में भी इलेक्शन मशकूक है कि इतना टर्न आउट कैसे हो गया KPK में। मतलब हार नहीं माननी, मतलब ढिटाई जो है वो आसमान को छू रही है। दुनिया में ढिटाई की जब बात होगी ना तो इससे ज़्यादा बेहतर मिसाल कोई नहीं होनी है। आपने मानना ही नहीं है कि यार आप KPK में बुरी तरह से हार गए, पूरे मुल्क में हारे हो भाई। खुद साद रिजवी ने कह दिया है, जिनके उम्मीदवार थे सारे हलकों में TLP के, कि भाई कौमी असम्बली की 176 सीट्स हैं, 176 सीट्स हैं कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो भाई गवाह एक नहीं है, कई गवाह हैं। किस किस को चुप कराएंगे, किस किस की बोलती बंद करेंगे, किस किस को उठाएंगे, किस किस को गायब करेंगे, किस किस को धमकियां देंगे। आपके सामने वकार सत्ती, इन सब ने जो ट्वीट्स किए हैं एक ही तरह की ट्वीट्स हैं, ये भी एक्सपोज हो गए हुए हैं। और जो अब जाकर आप तहकीकात कर रहे हैं 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, पहले कहाँ थे? मतलब सो रहे थे आप क्या? मतलब क्या कोई नशा किया हुआ था आपने, सस्ता नशा किया हुआ था कि या सत्तू पिए हुए थे? पहले किधर थे आप? पहले आपको होश नहीं आया? अब आपको अचानक याद आ गया है कि जी वो KPK में भी इतना वोट पड़ा है, कैसे पड़ गया? NA64 के मामले पर मैं आपको कुछ तफसीलात बताना चाह रहा था। NA64 गुजरात के, जहां पर आज मोनस इलाई साहब ने भी ट्वीट करके बताया कि रिकाउंटिंग जो होनी थी वहां पर उनकी वालदा मौजूद थी, कैसरा इलाई साहिबा मौजूद थी, TLP के जो उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर RO के पास DPO असद मुजफ्फर आए, वो RO को वहाँ से ले गए और फिर जब RO वापस आया तो उसने जो अपने फॉर्म 45 थे उसके मुताबिक उसने कोई नतीजा निकाल कर दे दिया। अच्छा, अब DPO का इसमें बड़ा अहम रोल है। DPO का कैसे रोल है और DPO कौन है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फिर इसी तरह से मैं आपको DC का भी बता देता हूँ कि DC का क्या रोल है। और AC जो है वो तो RO की जिम्मेदारी उसकी थी, उसका किरदार तो, उसकी परफॉर्मेंस और सारी जो उसकी मिली भगत है वो तो आपके सामने मौजूद है। अच्छा, DPO असद मुजफ्फर को चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादों के कहने पर यहाँ पर लगाया गया। DPO असद मुजफ्फर इससे पहले यहाँ से OSD हुआ था एक दफ़ा, और OSD होने के बाद कैसी कमाल बात है कि दोबारा से DPO के तौर पे असद मुजफ्फर को यहीं गुजरात में लगा दिया गया। वो इसी वजह से लगाया गया कि एक तो वो माल बना रहा है, ये वही आदमी है जिसकी आपने पिछले दिन वो ऑडियो भी सुनी होगी जिसमें वो कह रहा है कि हाँ जो मैंने कह दिया वो हदीस है। तो DPO असद मुजफ्फर जब यहाँ पहले था फायज़ OSD बनने से पहले, तो यहाँ पर एक इंस्पेक्टर था CIA का, और इस इंस्पेक्टर आमिर शहबाज ने एक ज़ेरे हिरासत आदमी को गुजरात शहर के एक चौक पर जाकर छित्तर मारे, जूते मारे
और उसकी वीडियो वायरल हुई, और जब वो वीडियो वायरल हुई तो फिर असद मुजफ्फर को डीपीओ को यहाँ से ओएसडी बना दिया गया। लेकिन कमाल की बात है कि डीपीओ के तौर पे दोबारा से लगा दिया गया। फिर यही जो आमिर शहबाज है, क्योंकि डीपीओ के नीचे जो उसकी टीम है, आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की टीम है, कि यही आमिर शहबाज इससे पहले रहमानिया थाना है उसके हदूद में जो महकमा जंगलात की रिहाइश है वहाँ पर बनी हुई, वहाँ पर ASI फैयाज़ ने रेड की थी और ये वहाँ पर शराब के नशे में धुत पाया गया था। फिर इसी तरह से एक दफ़ा यही आमिर, जिसका मैंने नाम आपको बताया आमिर शहबाज, ये गाड़ी में एक दफ़ा एक कांस्टेबल ने इसको रोका और शराब के नशे में धुत था, इसके साथ एक और आदमी था, और जब वहाँ पर उसको कांस्टेबल ने रोका तो इसकी उसके साथ मुँहमारी हुई, तल्ख कलामी हुई, और आखिर में इसने बंदूक तान ली थी और उस वक्त इसने ये कहा कि जी मैं SHO थाना सदर हूँ, लिहाजा मुझे तुम कुछ नहीं कह सकते। और उस वक्त ये कांस्टेबल चौधरी नईम था उसने भी खैर आगे से बंदूक निकाल ली थी। उसने कहा जी तुम होते कौन हो मेरे साथ इस तरीके से बात करने वाले, तो उसको फिर उसके बाद OSD बना दिया गया था। ये तो हो गई बात डीपीओ की, असद मुजफ्फर की, वो वहाँ पर किसने लगाया है, क्यों लगाया हुआ। और अभी आप एक और चीज़ भी सुन लेना, ये देखें 113/24 FIR नंबर है, जो कि 9 फरवरी रात 10:40 पर ये FIR दर्ज हुई। और इस FIR में आपको याद होगा कि विजुअल्स आए थे कि गुजरात शहर में जी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, मुतलका थाने के SHO ने मज़ीद नफरी तलब कर ली है। उसकी वजह यह है कि चौधरी वजाहत साहब का बेटा है मूसा इलाही, मूसा इलाही के साथ ही ये लोग होते हैं, क्योंकि चौधरी वजाहत साहब पहले चौधरी परवेज़ इलाही के साथ थे, फिर उसके बाद अपना चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ हो गए। तो चौधरी वजाहत का बेटा मूसा इलाही और उनके साथ ये एक आदमी होता है, ये वहाँ से गाड़ी में गुजर रहा था, इसका नाम है जी अली अमीर शाह, और इसके साथ इसके गनमैन थे। तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर ये एहतजाजी रैली निकली हुई है PTI की, तो आप इधर से ना जाएं, आपकी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा जी तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मैं तो यहीं से जाऊँगा। वो बाहर निकला, उसके साथ उसके गनमैन बाहर निकले, ये अली अमीर शाह, और इसने फायरिंग कर दी। और उस पर जो FIR कटी उसका नंबर 113/24, और ये 9 फरवरी की रात 10:40 पर यह FIR दर्ज हुई। और इसमें एक भी इंसदाद दहशतगर्दी की 780 की एक भी उस पर दफ़ा नहीं लगी है, और ऐसी दफ़ात लगाई गई हैं कि बाद में मामला आराम से रफा दफ़ा हो जाएगा और मैनेज हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि ये पुलिस की मुद्दत में इस पर FIR दर्ज होती। अब आगे सुने कि चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए गुजरात में क्या किया गया। कल रात को, ये जो रात गुजरी है, DC साहब ने 17 सहाफ़ियों को, जो मकामी सहाफ़ी हैं गुजरात के, उनको गुजरात जिमखाना में दावत पर बुलाया रात के खाने पर। उनकी वहाँ पर अच्छी खातिर की गई, सूप पिलाया गया, फिर उसके बाद खाना आया। और इन 17 सहाफ़ियों को जब वहाँ पर बुलाया गया तो वहाँ पर DPO भी मौजूद थे असद मुजफ्फर, वहाँ पर ADCR भी मौजूद था, और ये जो DC साहब हैं गुजरात के, ये DC साहब भी वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि दावत ही उनकी तरफ से थी। और फिर उसके बाद उन्होंने इन 17 सहाफ़ियों को, ये देखें तस्वीरें सहाफ़ियों की, इन सहाफ़ियों को उन्होंने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ये सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए हैं DC साहब की तरफ से, सफदर हुसैन विर्क साहब की तरफ से। इन सहाफ़ियों को ये सर्टिफिकेट्स तकसीम करके कहा गया जी आपकी कारकर्दगी बेहतरीन रही है और बेहतरीन आपने कवरेज की है। ये सब कुछ क्यों हुआ है कल रात को? ये इस वजह से हुआ है कि DC साहब, DPO साहब ये चाह रहे थे कि वहाँ के मकामी सहाफ़ी उनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग करें, वहाँ के मकामी सहाफ़ी जो वहाँ के असल हक़ाइक़ हैं उन पर पर्दा डालें। जो DC साहब चाहते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रिपोर्टिंग हो, वो ये ना बताएं कि जी यहाँ पर ठप्पे लगाए गए हैं, नए फॉर्म 45 तैयार हुए हैं, RO के दफ्तर को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, वहाँ पर किसी को जाने भी नहीं दिया गया। तो ये सारे इंतज़ामात, ये सारे मामलात कल रात को DC साहब की तरफ से इसलिए किए गए हैं। और फिर ये सर्टिफिकेट्स जो बांटे गए हैं सहाफ़ियों को, मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी हैं। और यहाँ पर 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं, जो मेरी इतलात हैं सोर्स से, वो ये हैं कि 4 कौमी असम्बली की नशिस्त थी और 8 सूबाई की थी। इन टोटल 12 नशिस्तों पे, यानी कि 4 कौमी और 8 सूबाई पर, एक भी सीट PTI के अलावा कोई और नहीं जीता। यानी कि इन 12 की 12 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे, वो वहाँ पर कामयाब ठहरे, वो वहाँ से जीते हैं, लेकिन नताइज को तब्दील किया गया है। ये वो तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। NA 64 गुजरात। आगे बढ़ते हुए जी बात करते हैं फाफन की। फाफन ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है। फाफन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। 135 हलकों की तफसील बताई गई है फाफन की तरफ से। डस्का में जी PP 51 में वकास इफ्तिखार PTI के कैंडिडेट हैं और उनको यहाँ से 12,500 वोट की बरतरी हासिल है। उनके पास फॉर्म 45 भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी अब वो जो रीकाउंटिंग का इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है ना कि जी फॉर्म 45 की रोशनी में दोबारा
किया जाए वहाँ पर भी वही होगा जो गुजरात में किया गया है। और वहाँ पर डीपीओ हसन, याद है ना डीपीओ हसन, वो सियालकोट वाला, कि जिसने सहूलतकारी की पहले ख्वाजा आसिफ की, जब ये 2022 में हुकूमत बनी थी पीडीएम की वफाक में, और फिर उसके बाद अभी भी इलेक्शंस में सहूलतकारी की है इस डीपीओ ने, डीपीओ हसन ने। उसी को कहा गया है कि हसन साहब आपने इनको सिक्योरिटी भी फराम करनी है जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं वकास इफ्तिखार, लेकिन आपने क्या सिक्योरिटी फराम करनी है? मुझे तो लगता है कि आपने उनसे वो फॉर्म 45 जो उनके पास पड़े हुए हैं वही छीन कर ले जाएंगे और आप पर ऐन मुमकिन है कि दबाव भी डालें, यानी कि वकास इफ्तिखार पर, पीटीआई के कैंडिडेट पर दबाव भी डालें कि जी आपने किसी तरीके से आप कंसीड कर जाएं, पैसे पकड़ लें या धमकी दे देंगे, धमकी देकर उनसे कहेंगे कि जी आप बैठ जाएं और कह देंगे जी ठीक है यहाँ से पीएमएल-एन का कैंडिडेट जीत गया है। तो डीपीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है और फॉर्म 45 इतने दिनों में तो उन्होंने सारी हेरा फेरी कर ली होनी है और वहाँ पर एग्जैक्टली वही करना है उन्होंने जो गुजरात में किया गया है। इसके अलावा जी जो हमारे केयर टेकर हैं पीएम, हमारे केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हुई, तो मोबाइल फ़ोन सर्विस पर उन्होंने कहा कि जी वो ज़रूरी था, अगले दिन देखें कि कुछ दहशतगर्द थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। मीडिया ने तो ये बात कर दी कि जी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही है, लेकिन अगले दिन फिर ये खबर नहीं चलाई। तो अनवारुल हक काकड़ साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जी जो सूरत हाल थी, जैसी सूरत हाल थी, उसको मीडिया ने एज इट इज़ रिपोर्ट किया है। मीडिया ने उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई खुद से एडिशन नहीं किया है या कोई बददियानती एटलीस्ट उन दिनों में नहीं थी मीडिया की तरफ से। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद थी, उसको एज इट इज़ रिपोर्ट किया। जहाँ तक अगले दिन की बात है तो जो आप कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज़ किया गया, तो क्या पूरे मुल्क में दहशतगर्दी थी और पूरे मुल्क में क्या दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया? अनवारुल हक काकड़ साहब, सिर्फ जिस इलाके में मसला था वहाँ का नेट और वहाँ का फ़ोन सेलुलर नेटवर्क बंद होना चाहिए था, पूरे मुल्क का बंद नहीं होना चाहिए था। फिर इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि जी इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए हैं। वो कहते हैं कि जी चूंकि एक गवर्नमेंट की एंटिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसको डिफेंड करेंगे। और फिर वही ये मंतक दे रहे हैं कि जी देखें अगर धांधली हुई होती तो खुर्रम दस्तगीर कैसे जीत गए, राना सनाउल्लाह कैसे जीत गए, शेख रुहेल असगर, राना सनाउल्लाह हार कैसे गए, खुर्रम दस्तगीर हार कैसे गए, इसी तरीके से जावेद लतीफ़ हार कैसे गए, ख्वाजा साद रफ़ीक हार कैसे गए। तो अगर धांधली हुई होती तो फिर इन जगहों पर, इन हलकों में भी ये कैंडिडेट्स जो पीटीआई के, जो पीएमएल-एन के बड़े नाम थे, ये कैंडिडेट्स भी जीत जाते, ये हारे क्यों हैं? और फिर वो ये कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल की, जहाँ तक उन्होंने कहा जी ये जो निकले हैं पीटीआई वाले एहतजाज करने के लिए, और उस पर जो मोहसिन दावड़ भी निकले, उन्होंने कहा जी दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि 500-500 बंदा लेकर आप निकल पड़ें और बंदूकें उठाकर आप लेकर निकल पड़ें, बंदूकों का असल उन्होंने कहा। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो पीटीआई के लोग निकले थे एहतजाज करने के लिए अभी ये इतवार के रोज़, तो उनके हाथ में कौन सी बंदूकें थी जो आपने वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस भिजवा दी? उनके पास हाथ में आंसू गैस के शेल भी थे, रबर की गोलियां फायर करने के लिए बंदूकें भी थीं, डंडे सोटे भी थे। ये किस लिए आपने भेजे और फिर किस लिए वहाँ पर लोगों को डराया धमकाया गया? और वहाँ पर पुरअमन शहरी बच्चे साथ मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, एक बाप अपने बच्चों को लेकर जा रहा है, हाथ में सिर्फ पीटीआई का झंडा है और नारे लगा रहे हैं, और पुलिस एहलकार वहाँ पर आता है, उनको रोकता है, और बच्चों के सामने आप सोचें कि बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा होगा कि वो बाइक की चाबी निकाल कर ले गया। तो उससे मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि तुम्हारे बाप की ये बाइक थी कि जो तुम उठाकर इसकी चाबी ले गए हो, और तुम होते कौन हो इस तरह से एक आम पुरअमन शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को रोकने वाले? तुम बदमाश हो, गुंडे हो, तुम क्या हो? एक न एक दिन तो तुम्हारा भी हिसाब होगा। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, अपने किए पर माफ़ी मांगो, कौम से माफ़ी मांगो, इन आम पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगो कि जिनके हाथ में बंदूक नहीं है लेकिन सिर्फ एक झंडा है, वो झंडा बंदूक नहीं है। या तुम्हें लगता है कि वो झंडा नहीं है, वो झंडा बंदूक की तरह है, और तुम्हें लगता है, तुम्हें चुभता है, तुम्हें जख्मी करता है, तो फिर तो और बात है, वरना माफ़ी मांगो। क्योंकि इन पाकिस्तानियों के साथ जो आज जुल्म हो रहा है, ये सब लोग भूलने वाले नहीं। वो जो 7 बच्चे बाइक पर बैठे हुए थे, वो इस जुल्म को कभी भूलने वाले नहीं। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अन्ना के बाद।